हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रविंद्र। मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा जीएस में आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक, तो आपको जो यहाँ हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा जीएस में, आपको एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ सारे एग्जाम में अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज हम शुरू करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन इतिहास। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। ठीक, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। उनकी पुस्तक, ये जो पुस्तक लिखे थे उनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक, उसके बाद हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल पे। अब पहले बात समझना है कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं। तो वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, मतलब उस समय कोई लिखने की जानकारी नहीं थी, हमको कोई लिखित एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, जिसमें मनुष्य, मतलब प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पूर्णतः सभ्य नहीं था। ठीक, मनुष्य जो है पूर्णतः सभ्य नहीं था। इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद आता है हमारा नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, यानी कि BC तक। ठीक, तो ये आपको क्रम याद कर लेना है, पूछ भी देता है, इसका टाइम पीरियड भी पूछ देता है कि कितने से कितना तक है। अब आते हैं आगे। आग का आविष्कार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आग का जो है आविष्कार किस काल में हुआ। तो होता है हमारा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। ठीक, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। देखिए, पहिए का आविष्कार हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी सुविधाएं मिलने लगी। व्यक्ति भारी से भारी सामान जो है बैल के माध्यम से चक्का पहिया बना के बैल पे उसको चाहे घोड़े में लगा के वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता था और काफ़ी भारी से भारी सामान भी यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था। ठीक, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति पूछता है कि मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में आई? ठीक, तो नव पाषाण काल में। जो मनुष्य को घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में? नव पाषाण काल में। जब मनुष्य खेती करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा। जब एग्रीकल्चर नहीं करता था तो उससे पहले क्या था कि आज यहाँ कल वहाँ फल फूल खाएं, जंगली जानवरों को मार के खाएं, शिकार करके, तो यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। घूमंतु प्रवृत्ति का। जब आप कहीं एक जगह कृषि अपना खेती करते हैं तो उसको छोड़ के जाएंगे नहीं 2-3 महीने जब तक हो न जाए। ठीक, तो कृषि के वजह से ही मतलब उस मनुष्य में घर बना के रहने की या मतलब अस्थायी जीवन की एक प्रवृत्ति डेवलप हुई दिमाग में। तो उसी जगह से कह सकते हैं कि किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। ठीक, मनुष्य ने सबसे पहले पूछता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया? तो पालतू पशु कुत्ते को बनाया। कुत्ता सबसे वफादार माना गया। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया? तो कुत्ता, डॉग को बनाया। ठीक, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका, ये बार बार पूछा जाता है आपसे कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? क्योंकि उस पूरा पाषाण काल में क्या है कि एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं थी, खेती करने की जानकारी नहीं थी, तो उनका जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया, कॉपर का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा लेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सर्वप्रथम फसल कौन थी? तो मनुष्य द्वारा बोई गई सर्वप्रथम फसल थी जौ, जिसको यौ भी कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं इसका नाम यौ भी मिलता है। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो
चिन्ह बने हैं, बाड़े हैं, उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। देखिए, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं मिलता है। और ये सिक्के क्या कहलाते हैं? आह सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हो गया था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व में। अब आइए देखते हैं प्रमुख वेद कि कौन कौन से प्रमुख वेद हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, जो कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, आइए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है, इसमें कुल 10 मंडल है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। ठीक, ऋग्वेद के तो सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। इसमें 25 नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का। ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में पूछता है। अब ये पूछ देगा कि गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा है। ठीक, और ये किस वेद में है? तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। यजुर्वेद, यजुर्वेद वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। पूछ देता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद में क्या है? संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछ देता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद, ये वेद सबसे बाद में लिखा गया है। सबसे लास्ट और बाद में लिखा गया वेद कौन है? अथर्ववेद है। तो ये वेद सबसे बाद में लिखे गए हैं, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है। अथर्ववेद को एक और नाम से पुकारा जाता है ब्रह्मवेद। ठीक, तो अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं। वेदांग की कुल संख्या, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहते हैं। ठीक, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। देखिए, ये काफ़ी फेमस है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ठीक, चाणक्य को और नामों से पुकारा जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक, तो चाणक्य के 3 नाम मिलते हैं, एक चाणक्य हो गया, एक विष्णुगुप्त है, कौटिल्य हो गया। अर्थशास्त्र एक क्या है? राजनीतिक शास्त्र है। अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से इसके प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र है, मगर इसमें अर्थ के बारे में जानकारी नहीं दिया गया। इसमें उस समय की राजनीतिक और सामाजिक, मतलब कि उस समय मीन्स की मौर्यकालीन, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की सामाजिक और राजनीतिक, बेसिकली राजनीतिक जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। ठीक, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि हैं, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद थे। पाणिनि जो थे एक बहुत ही संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। यह संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ है जिसमें भाषा के नियम, सिद्धांत दिए गए हैं। अष्टाध्यायी को 8 अध्याय में विभाजित किया गया है। अष्टाध्यायी को क्या है? 8 अध्याय में विभाजित किया गया है, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है आपकी मनुस्मृति। इसके लेखक कौन है? मनु हैं। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है
इसके लेखक कौन है? भद्रबाहु। जो जैन धर्म का प्राचीन इतिहास हमको कल्पसूत्र में मिलता है और कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है, जो कि एक जैन विद्वान थे। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। अगर इसको आप बार बार देखते हैं तो आपके ये सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।